हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक की अगर बात करें तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन के लिए यानी किसी पार्ट को अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करना है तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस को देखेंगे कि सर्कुलर मोशन की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी कंडीशन होता है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, और फिर लास्ट में हम देखेंगे आज कोनिकल पेंडुलम क्या होता है उसके ऊपर। ठीक है, फिर कोनिकल पेंडुलम को समझेंगे और उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतनी सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर अ मोशन टू बी सर्कुलर, मतलब अगर सर्कुलर मोशन होना है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़रा हम उसके ऊपर बात करेंगे और आप एक तरफ से देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात ये करने वाले हैं कि फॉर अ सर्कुलर मोशन, फॉर अ, ऐसे बोल सकते हैं, फॉर अ मोशन, फॉर अ मोशन टू बी सर्कुलर। ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या चीज़ चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन के बारे में तो ज़रा आप यहाँ पे देखिए, अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सपोज कर लीजिए एक पार्टिकल है ये, और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लगातार चेंज होगी। हम स्पीड की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसके वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए, वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज होते रहती है। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहती है, मतलब इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आता है और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो हमेशा होता है सेंटर की तरफ। ठीक है, मतलब अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं इसमें कि AC इज मस्ट, AC इज मस्ट, मतलब इसका होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपने देखा कि जो वेलोसिटी है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे v वेक्टर की, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो या न हो, लेकिन हम बोलेंगे कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। तो हम यहाँ पे अगर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या करता है, इट शुड चेंज इन द डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब चलिए थोड़ा एक और टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, देखिए, कि अगर कोई पार्टिकल है और वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है तो सबसे पहले उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, फोर्स। तो हम यहाँ पे बोलते हैं फोर्स। तो अगर एफ नेट की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है ma। ठीक है, हम वहाँ पे बोलते हैं कि F इक्वल्स टू ma। तो ये जो है एक्सेलरेशन, ये किसके लिए है, ये एक ऐसे पार्टिकल के लिए है जो किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो। तो हम बोलेंगे कि उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे एफ नेट नाम दिया जाएगा और उसकी वैल्यू होगी ma के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे। लेकिन हाँ,
अगर वही पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वहाँ पे क्या ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे ज़रूरी होता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि अगर ये पार्टिकल, सपोज कर लीजिए ये पार्टिकल अगर इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो वहाँ पे भी अपन लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, लेकिन जो यहाँ पे ए होगा अब वो ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये ए सी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण ये पार्टिकल इस पाथ यानी कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा F इक्वल्स टू एम ए, और इस वाले को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर उस पार्टिकल पे फोर्स लगता है और वो पार्टिकल अगर मोशन करता है तो उस मोशन का नाम होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अगर वही पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, अगर वही पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो यहाँ पर इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम नाम देते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए सी। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है इस फोर्स को एक्चुअल में एफ नेट के प्लेस पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल्स टू एम ए सी, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा लिखेंगे तो जो आपको ये फोर्स दिख रहा है इस फोर्स का नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक स्पेशल टाइप का फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स आप ये बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो आप AC देख रहे हैं इस AC को क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये अपन नाम देंगे। बात पल्ले पड़ी। तो ये तो बात हो गई कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कम से कम ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ थी, आपको ये पता चल गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव करे। ठीक है, तो ज़रा उस चीज़ को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे कि नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है। हालांकि वो चीज़ हम देख चुके हैं लेकिन उसी चीज़ को हमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम ये लिख चुके हैं, लेकिन उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पे बोलने वाले हैं कि फॉर सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी a force towards the center which can continuously provide the necessary centripetal एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझे थे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि फॉर सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी अ फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब एक ऐसा फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए
which can continuously provide the necessary centripetal acceleration। हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उस एफ नेट की। जो एफ नेट है वो हमेशा किधर लगने वाला है, सेंटर की तरफ। ये एफ नेट है, ये सेंटर की तरफ लगेगा और इसी को नाम दे देंगे एफ सी। जब एफ सी आ जाएगा तो यहाँ पे ए सी भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और इसी फोर्स के कारण कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, मतलब उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अच्छा, हम ऐसा बोल सकते हैं ये कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रिपिटल फोर्स ही हो किसी पार्टिकल को किसी सर्कुलर पाथ पे, या किसी भी पार्टिकल को किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए उसका नाम सेंट्रिपिटल फोर्स ही हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, और नोट में हम क्या लिख सकते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। हम लिख सकते हैं कि एफ सी इज, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। मतलब हम यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करें तो हम आगे ये बोल सकते हैं कि इन नेचर एनी फोर्स कैन बी सेंट्रिपिटल। हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचर में कोई भी फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स हो सकता है। जैसे अब इस एग्जाम्पल को कैसे अपन समझ सकते हैं, तो हम आपको 3 एग्जाम्पल देंगे, आप 3 एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये अर्थ हो, ये सन हो, या ये अर्थ हो, ऐसे ले लीजिए, ये अर्थ है, ठीक है। अच्छा, इसके अराउंड अगर बात करते हैं तो इसके अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ पे एक मून है, प्लेनेट है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये मून है, तो ये इसके चारों तरफ घूमता है, ये आपको पता ही है। तो अगर इसका मास हम बोल दें कि mn हो और इसका मास हम बोल दें अर्थ का ये me हो, तो अब आप सबको ये पता है कि इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, ठीक है, और वो फोर्स किधर को लगता है, सेंटर की तरफ, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। और इस मून के ऊपर इस अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगता है अपनी तरफ, यानी टूवर्ड्स द अर्थ, ऐसा। और इस फोर्स को नाम दिया जाता है एफ जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो एफ जी होता है यहाँ पे, यही एफ सी का काम करता है। जो एफ जी होता है वही एफ सी का काम करता है, और ये हमेशा किधर होता है, टूवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। बात समझ में आ गई। चलिए, ऐसे ही बात करते हैं कि अगर आप एक रस्सी ले लीजिए और एक स्टोन ले लीजिए, और उस स्टोन को रस्सी में बांध के आप ऐसे ऐसे घुमाइए, तो वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है। अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो क्यों घूमता है, ज़रा उस चीज़ को देखिए। तो देखिए, जैसे आपने क्या किया कि ये आपके पास आपके हाथ में रस्सी है और ये रहा स्टोन, ठीक है। तो जब आप स्टोन को ऐसे ऐसे नचाते हैं तो वो नाचता है, तो वो एक सर्कुलर पाथ पे नाचता है। तो अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं एफ टी, यानी कि टेंशन फोर्स, यानी कि एफ टी के जगह आप टेंशन भी रख सकते हैं। ये पत्थर से अवे होता है, आप सबने देख रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही, इसी चैप्टर के अंदर। इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है, जो रस्सी से दूर लगता है और हमारे हाथ की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसका तो नाम हो गया टेंशन, यानी टी, और टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे एफ सी, यानी कि हम ये बोलते हैं कि जो टेंशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स अब सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो ये है हमारा टेंशन फोर्स।
तो वही चीज़ हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता है कि Fc जो होता है वो फंडामेंटल, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कोई फोर्स भी हो सकता है नेचर के अंदर, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये ले लेते हैं। तो आप सबको पता है कि सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ये हो गया। तो अब इन दोनों के बीच अगर लगने वाले फोर्स की बात करें तो सेंटर की तरफ लगता है एफ ई, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि एफ ई जो है वो एफ सी का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ई इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आप 12th में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ये पहला चैप्टर ही बाय द वे 12th का होता है। तो वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, अब ज़रा समझिए आगे। हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो पहले हेडिंग तो लिख लें। तो ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिनोट किससे कर रहे थे, एफसी से। अब इस चीज़ को समझिए पहले, उसके बाद हम जो इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन है वो लिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसको समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर है क्या। आप हालांकि समझ चुके हैं, जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये सेंटर है, ठीक है, ऐसे। तो अगर ये किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सपोज कर लिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है तो किस कारण करता है, क्योंकि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, यानी कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है Fc, इसी के कारण ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं कि द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड, हम ऐसा यहाँ बोल सकते हैं कि द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड टू कीप a body moving uniformly inside a circle, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर हम इस फोर्स के बारे में बात करें तो ये हमेशा किधर लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इट एक्ट्स ऑलवेज, या इट एक्ट्स along the radius towards the center, ठीक है। ये हमेशा किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। तो इसे अगर समझने की कोशिश आप करें तो आप समझिए कि द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इनसाइड अ सर्कल, मतलब अगर किसी पार्टिकल को किसी सर्कल के ऊपर आपको मूव कराना है तो इस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस फोर्स के डायरेक्शन की बात करें तो इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। हम किसकी बात कर रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा किधर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। चलिए, अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्म को समझा जाए
तो हमने अभी देखा कि अगर ये पार्टिकल का मास m है तो इसके ऊपर एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा ac, और उसी के कारण इसके ऊपर एक फोर्स भी अंदर की तरफ आएगा जिसे बोलेंगे Fc। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स की बात करें तो हम बोलेंगे Fc इज इक्वल्स टू MAC। अगर हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो AC को हम पहले ही देख चुके थे, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R, इसी को बोला जाता था सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? तो जो फोर्स यहाँ पे Fc आप देख रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं M ओमेगा स्क्वायर R, या इसे लिख सकते हैं MV स्क्वायर बाई R। ठीक है, आप इसे ये लिख सकते हैं। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, उस सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला बना वो बनता है M ओमेगा स्क्वायर R या MV स्क्वायर बाई R। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है, अगर उसका ओमेगा आपको पता चल जाता है कि वो किसी ओमेगा से घूम रहा है, तो आप बता सकते हैं कि उस पार्टिकल के ऊपर कितना सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा। या अगर वो पार्टिकल किसी वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, मान लीजिए v से, तो भी आप बता सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, mv स्क्वायर बाई r के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ तक कॉपी करिए, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप ना एक बात ध्यान रखिएगा कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से कभी सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं आता है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेंट्रिपिटल फोर्स से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं आता है, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आता है। तो आप ये नोट में अपने लिख लीजिएगा कि अगर ये स्टेटमेंट में आता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आप इसे क्या ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं आता है, नहीं आता है। पहले क्या लगता है, फोर्स। हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं आता है, लेकिन हाँ ये बोलेंगे, अगर ये स्टेटमेंट है, अगर आ गया कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से सेंट्रिपिटल फोर्स आता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो फिर सही क्या होगा, तो सही होगा ये कि सेंट्रिपिटल फोर्स से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आता है। ये स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आता है, न कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, ये सारी बातें हो गई, हम सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में जान गए। अब हम समझते, अच्छा आप अभी पूरी बात नहीं समझ पाए हैं, आपके अंदर कन्फ्यूज़न रहा होगा। कन्फ्यूज़न क्या रहा होगा कि अगर कोई पार्टिकल है तो अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका मास m है, तो अंदर की तरफ आपने देखा कि AC या FC लग रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो अगर इस पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घूमना ही नहीं चाहिए, उसे तो सेंटर की तरफ आ जाना चाहिए। मतलब हमारे दिमाग में अगर ये बात आई तो ठीक है, और नहीं आई तो ऐसा आना चाहिए था।
तो अब हम आपको रीज़न बताते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो सेंटर की तरफ, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो वो सेंटर की तरफ क्यों नहीं आके गिर जाता है, वो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे क्यों मूव करता है, क्या कारण है, अब ये समझेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो ज़रूर 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 बाहर की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जैसा हम ये जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आगे की तरफ सपोज कर लीजिए एक फोर्स लग रहा है और ये बॉडी फिर भी रेस्ट पे है, तो ज़रूर कोई ना कोई फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, भले एफ डैश होगा, जो इसे चलने से रोक रहा होगा। तो अगर एक आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा और एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा और दोनों फोर्स अगर इक्वल अमाउंट में लग रहे होंगे तभी ये पार्टिकल रेस्ट पे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है तो सेम रेडियस में, ना तो वो सेंटर की तरफ जा रहा है ना तो बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल के ऊपर भी ज़रूर कोई बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर इसी चीज़ को समझा जाए तो आप समझ सकते हैं कि सपोज कर लीजिए ये सर्कुलर पाथ था, यहाँ पर एक कोई पार्टिकल था जिसके ऊपर अंदर यानी सेंटर की तरफ लग रहा था Fc, तो ज़रूर बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, सपोज कर लीजिए एफ डैश ई, जो दोनों आपस में बराबर होंगे तभी जाके ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो अगर ये फोर्स लगेगा तो इस फोर्स का क्या नाम होगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो अब उसी फोर्स के बारे में अब थोड़ी चर्चा अपन करेंगे और समझेंगे कि उस फोर्स का नाम क्या है। तो देखिए, हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो बाहर की तरफ फोर्स लगने जा रहा है उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगने जा रहा है उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी आता है जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है तब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, नहीं आ सकता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने के लिए किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाहें तो अब आप तो समझ गए कि अगर ये पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो अंदर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या नाम दिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो चलिए अब उसी चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले अच्छा चलो समझ ही लेते हैं, उसके बाद आगे इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो ज़रा हम समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो देखिए, हम चाहें तो यहीं समझ लेते हैं, यहीं पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने देखा था कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, सपोज कर लीजिए जैसे कि कोई ये गाड़ी थी, ट्रक था, ठीक है, और इस ट्रक पे आपने कोई सामान रख दिया था, ऐसे सपोज कर लीजिए कुछ भी आपने ऐसे रख दिया था और ये धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकता चला जाता है अगर ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा होता है। तो इस ट्रक के ऊपर अगर कोई सामान रखा है तो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है अगर वो ट्रक जो है एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो क्या कारण है कि ये पीछे की तरफ फिसलना शुरू हो जाता है? तो आप सबने देखा था उस फोर्स को बोलते थे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स के कारण ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा था कि अगर ये एक्सेलरेट करता है तब होगा। यहाँ पे भी कुछ केस ऐसा ही है, यहाँ पे भी केस कुछ ऐसा ही है कि अब देखिए अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन है AC, मतलब उस पार्टिकल के ऊपर एक एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ, तो इसका मतलब बाहर की तरफ भी एक फोर्स होगा।
बाहर की तरफ भी एक फोर्स होगा और वो फोर्स क्या होगा, स्यूडो फोर्स, और उस फोर्स को नाम क्या देंगे, स्यूडो फोर्स, यानी कि एफ स्यूडो, ये नाम देंगे, ठीक है। और ये आपका आगे की तरफ वी वेलोसिटी से तो चल ही रहा था, मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था। तो ये दोनों ना हमेशा किसी भी पॉइंट की अगर बात करें, अगर यहाँ पे भी बात करें, अंदर की तरफ इस पार्टिकल के ऊपर लगेगा सेंट्रिपिटल फोर्स और बाहर की तरफ जो लगेगा फोर्स उसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स, ठीक है। ये बोलेंगे अगर वो पार्टिकल सपोज कर लीजिए यहाँ पर है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे एफ सी, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स, और इसी पॉइंट पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो ये हर पॉइंट पे लगेगा। तो अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्यूडो फोर्स है, एक्चुअल में इसी स्यूडो फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, बाहर की तरफ, और स्यूडो फोर्स भी किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। तो जो ये स्यूडो फोर्स है इसी का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स एक ही होते हैं। सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसे समझें तो अब हम यहाँ पे चाहें तो डेफिनीसन लिख सकते हैं। तो हम डेफिनीसन में ये बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी प्रोड्यूस होता है, तभी उत्पन्न होता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अराइजेज व्हेन अ बॉडी, अराइजेज व्हेन a body is moving along a circular path, ये बात तो आपको समझ में आ गई, ऐसा हमने बोला था। अच्छा, अभी आपने देख लिया कि अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम द रेडियस, ठीक है, अवे फ्रॉम द रेडियस ऐसा बोल सकते हैं, या आउटवर्ड द रेडियस, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे इट्स डायरेक्शन इज along the radius, its direction is along the radius and outward the center, along the radius and outward the center। बात समझ में आ गई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, एलॉन्ग किसके होगी, रेडियस के एलॉन्ग होगी। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो हम ये अब देखेंगे कि जो स्यूडो फोर्स का जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था, क्या वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है या कुछ अलग है। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपको, देखिए अगर यहीं पे बात कर ले तो यहीं पे आप समझ सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं स्यूडो फोर्स वही किसके बराबर है, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है। और इसी को नाम क्या दे दिया गया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एफ सी से आप लिख सकते हैं इसको भी। तो ये भी आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी आपने देख लिया। चलिए अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी MAC। आपने देखा था स्यूडो फोर्स में कि अगर कोई ट्रक एक एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसी ट्रक के ऊपर जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके ऊपर भी वही एक्सेलरेशन होता था, किधर, अवे, मतलब अपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो MAC हो गया, M तो ठीक है, AC की वैल्यू क्या होगी, V²/R, या इसी को हम बोल सकते हैं M⍵²R, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा
उसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे और इनको हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर, हम ऐसा लिख सकते हैं। बात पल्ले पड़ गई। तो ये कुछ बातें थी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी समझ में आया होगा और हमने जो स्यूडो फोर्स के बारे में बात की है वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए आप। चलिए, अब चाहें तो आप लास्ट में एक नोट लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए या किसी पार्टिकल के सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो भी आप चाहें तो लिख लें। तो एक नोट के फॉर्मेट में हम लिखना चाहते हैं, ज़रा देखिए। तो हम एक नोट लिखेंगे और यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is responsible for circular motion of any particle ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। और यहाँ तक हम ये समझ पाए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, सारी बातें हमको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा कोनिकल पेंडुलम। अब हम ये समझेंगे कि कोनिकल पेंडुलम आखिर होता कैसा है। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम को समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि जैसे इसी को देख लीजिए। जैसे आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये कोई पार्टिकल है, ये आपने रस्सी ले लिया है। जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये पार्टिकल जब ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इसी को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ बोलते हैं या इसी को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, या इसी को क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी चीज़ को समझना है। आप इस चीज़ को समझ गए तो हमारी हेडिंग होगी कोनिकल पेंडुलम। तो हम ये लिखेंगे कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप समझिए, देखिए जैसे ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये, हाँ जी, आपका जो स्टोन है आप समझ लीजिए कि ये है रस्सी। आपका हाथ कहाँ पे है, यहाँ पे एक रस्सी है जो, सॉरी, एक रस्सी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे है और आप इसको पकड़ के ऐसे ऐसे नचा रहे हैं तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे इस सर्कुलर पाथ पे, यानी कि ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो इसी का नाम होता है कोनिकल पेंडुलम। मतलब अगर रस्सी से आप किसी स्टोन को बांध दें और उस स्टोन को आप हॉरिजॉन्टली ऐसे अगर सर्कुलर पाथ पे घुमाएं
तो उसी का नाम होता है कोनिकल पेंडुलम, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो आप इसी को बोल देंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए इस जो रस्सी आपने पकड़ी है इसकी लेंथ L है। अच्छा, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें टेंशन कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, और ये कितना एंगल में बनाएगा। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा यहाँ पे समझते हैं। मास कितना था? m था। लेंथ कितनी थी रस्सी की? L थी। सपोज कर लीजिए कि ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए तो अगर ये पार्टिकल ऐसे है तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। अगर मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो mg हो जाएगा। ये बात ठीक है। चलिए अब इसका कंपोनेंट करते हैं। ज़रा ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा दें और इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा है तो फिर ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये रस्सी है तो रस्सी में कुछ ना कुछ तो टेंशन होगी। हाँ बिल्कुल होगी। अगर ये पार्टिकल है तो पार्टिकल से अवे, तो अवे मान लीजिए टेंशन कितना है? टी है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अगर ये थीटा था तो ये थीटा था। अगर ये टेंशन टी है, तो अब इसी के कंपोनेंट हम करने वाले हैं। ठीक है, जब इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट आपका ये आएगा। तो अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये जो कंपोनेंट आपका आएगा थीटा के साथ क्या होता है? कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टी कॉस थीटा, आप ये लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा टी कॉस थीटा, ये आ गया। ये कंपोनेंट जो इधर की तरफ होगा ये आपका क्या होगा? टी साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आपका टी साइन थीटा। अब आप बात ध्यान रखिए, अगर हम ऐसा बोल दें, लेंथ तो L दिया था लेकिन बाकी चीज़ें हमें पता नहीं है। अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ का कुछ तो रेडियस होगा, और उस रेडियस कौन सा होगा? यही। तो हम बोल देंगे कि ये रेडियस है और ये रेडियस सपोज कर लेते हैं R है। ये उसका सेंटर, ये एंड पॉइंट। तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस R है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अंदर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी नेचर का हो सकता था, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे वो क्या है? टी साइन थीटा है जो अंदर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब इस पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे अपन बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि देखिए अंदर की तरफ क्या लग रहा है? टी साइन थीटा। तो अंदर की तरफ आपका लग रहा है टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आप बोलेंगे एफ सी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप ये बोलेंगे। अच्छा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसे बोलेंगे एफ सी। ठीक है, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आपस में बराबर होती थी, तो यहाँ से एफ सी को आप लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, या आप चाहें तो लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। आपको जो मर्जी वो आप ले लीजिए। ठीक है, जैसी नीड रहेगी उसी के हिसाब से हम वैल्यू लेंगे। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एफ सी के प्लेस पे फिर क्या पुट करेंगे? तो आप पुट कर दीजिए यही वाली वैल्यू। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ये आपका आ गया, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक तो हो गया कि ये आपका सेंट्रीपिटल और ये सेंट्रीफ्यूगल आप खेल चुके। अब बात हो रही है कि एक फोर्स और है, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा और नीचे की तरफ है एम जी। तो आप लिखेंगे टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, आप ये लिखेंगे। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे यहाँ पे कि एंगल कितना बनेगा। मतलब थीटा तो गिवन नहीं था,
तो फिर ये एंगल कितना बनेगा, मतलब इस थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, इसके लिए हम बोलेंगे फर्स्ट अपॉन सेकेंड। फर्स्ट वाले में सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन, यहाँ पे आपका आ जाएगा एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। ये हो गया ना। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, मतलब इतना एंगल बनेगा। एक्चुअल में हमको यहाँ पे इसकी ज़रूरी नहीं, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमको चाहिए कुछ और। लेकिन जो चीज़ चाहिए वो इसके बाद अपन देखेंगे। ज़रा यहाँ तक देखिए, आपको बात समझ में आई या कोई कन्फ्यूज़न है, ज़रा देखिए। चलिए ठीक है, थोड़ी सी और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो टी साइन थीटा आप देख रहे हैं, ये जो टी साइन थीटा है, ये इस पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए जितनी एक्सेलरेशन की आवश्यकता होगी वो आवश्यकता की पूर्ति करेगा। कौन, टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा की अगर बात करें तो टी कॉस थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस करेगा कि वो नीचे की तरफ ना गिरे। तो टी कॉस थीटा क्या करने वाला है, इसको बैलेंस करने का काम करेगा। टी साइन थीटा उस पार्टिकल को उस सर्कुलर पाथ पे घुमाने का काम करेगा। तो दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, इस अहमियत को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टी साइन थीटा इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाने का काम करेगा, और जो टी कॉस थीटा होगा वो उस पार्टिकल को नीचे गिरने से रोकेगा। ठीक, इतनी बात ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम टी नेट निकालते हैं। अगर हमको ये वैल्यू गिवन है तो मतलब टी कॉस थीटा गिवन है, टी साइन थीटा गिवन है, तो टी नेट कैसे निकलेगा ज़रा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। और उसके बारे में हाँ, एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहें तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं, मतलब कि कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस तरीके से निकलेगा, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने हमको देखिए, हमको ज़रूरत इस चीज़ की थी, ये हमें मिल गया है। अगर हमें टेन थीटा आपको दिया ही होगा तो टेन थीटा आपको मिल जाएगा। तो अगर हमको टेन थीटा गिवन है, मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, ये गिवन है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड के लिए अब ज़रूरत पड़ेगी ओमेगा की। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, आप इसको यहाँ भेजिए, जी टेन थीटा। अब देखिए यहाँ ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भेजिए, ये नीचे आ जाएगा, जी टेन थीटा बाई कितना आ गया, आर आ गया, जी टेन थीटा बाई आर ये आ गया। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट में जी टेन थीटा अपॉन आर, ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पे आर तो हमें गिवन नहीं था, तो अब इसका मतलब आर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आप आर को रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस कैसे होगा, अच्छा उसके पहले एक और काम कर लेते हैं। टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा होता है। तो टाइम पीरियड जब निकालना है तो हमको इतनी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो टी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ओमेगा, ओमेगा के प्लेस पे आप जी टेन थीटा बाई आर पुट करिए, तो रूट में जी टेन थीटा अपॉन आर, ये आपने पुट कर दिया। अब देखिए ये 2 था तो 2 पाई/1 अपॉन में जी टेन थीटा बाई आर लिखेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा,
आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई और ये सीधे पलट जाएगा, मतलब r अपॉन जी tan थीटा हो जाएगा, r अपॉन जी tan थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए r तो हमें नहीं दिया था लेकिन l दिया था, l हमें दिया था और हमें r कैलकुलेट करना है। तो अब चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं कि अपने को ऐसा कुछ है, अपने पास ये थीटा है, ये थीटा है, ये l गिवन है, हमें ये चाहिए। तो इसके सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर हमें ये r चाहिए, r था, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है r, हाइपोटेन्यूस कितना है l, तो ये हो गया। यानी कि r अगर निकालना चाहें तो l को आप यहाँ भेजिए, l साइन थीटा आ जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू l साइन थीटा, यहाँ इसको पुट करिए तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट में, अब r की जगह l साइन थीटा रखेंगे तो l साइन थीटा अपॉन में g। अच्छा, tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमें पता ही है। तो अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को तो हम ऊपर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई रूट में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, एल कॉस थीटा, तो ये बनेगा एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, मतलब अगर इस कोनिकल पेंडुलम का कभी टाइम पीरियड पूछता है और निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बोल सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो कोनिकल पेंडुलम में आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है, किस तरीके से टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपसे टेंशन पूछ देता कि टेंशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो दो इक्वेशन हमने टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर, जो दो इक्वेशन थे, इन्हीं दोनों की इक्वेशन की हेल्प से आप चाहें तो टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा और ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हमने आज सीखा कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। हमने ये देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये चीज़ें देखे। इसके बाद हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स, इनके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कोनिकल पेंडुलम के बारे में कि आखिर कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। कोनिकल पेंडुलम का आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड होता है आपका, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट में एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम यही समाप्त करेंगे। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे आपसे मिलते हैं। अब इसी के आगे कुछ देखिए, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में भी बात करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में भी बात करेंगे। देखिए एनसीईआरटी के अंदर की बात करें तो ये टॉपिक इतना मतलब बड़ा तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर आए तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब बहुत सारे चैप्टर को समझने के लिए ये चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम रोटेशन चैप्टर ही भी पढ़ें तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने इसको ब्रॉड में ही रखा है। बाकी आप सिलेबस की मतलब जितना दिया होगा या जितना समझने लायक होगा उतना तो समझना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है तो हम इसके जितने भी क्वेश्चन थे
सर्कुलर मोशन के, वो सभी आपको एनसीईआरटी का डिस्कस करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।